हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है कल यानी कि 21 फरवरी को। जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 30 के 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपको अच्छे से यहाँ पर समझा भी दिया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक क्वेश्चन को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके बाद अगला वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराया जाएगा। जितना आपको कराया जा रहा है इतना कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। जितना कराया जा रहा है सिर्फ इतना अगर आप लोग करके जाते हैं तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी यहाँ पर अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ सके। और उससे वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर PDF वगैरह और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आती है आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स ये तीनों स्ट्रीम के लिए है। हिंदी इलेक्टिव जिनका भी है, तीनों स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखिए सेम इस तरह का इंटरफेस आपको फाइनल के एग्जाम में यानी कि कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा रहेगा हिंदी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है, जिनका जिनका भी हिंदी इलेक्टिव है। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव का ये है, मैं पहले ही बता दूँ। ठीक है, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 करके लिखा रहेगा हिंदी। कुल आपको 3 घंटे टाइम मिलेंगे। ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे और 80 नंबर का यहाँ पर पूरा आपका ये रहने वाला है। ठीक है, और 30 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा, बाकी 50 नंबर सब्जेक्टिव का रहेगा। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले, सब्जेक्टिव अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके देखिए। तो चलिए देखिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में जब आपको हिंदी का पेपर मिलेगा। पार्ट 1 आपका रहेगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यानी कि भाग 1। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ का क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स के। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ऐसा ही गद्यांश आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी कि कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम गद्यांश नहीं रहेगा, गद्यांश बदल के देगा, लेकिन गद्यांश आपको एक देगा और इसको पढ़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का आंसर करना होगा। चलिए कैसे आंसर करना होता है, गद्यांश को कैसे पढ़ना होता है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले एक बार हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, परिवार समाज की पहली इकाई है जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग अलग होता है। तो हमने गद्यांश को एक बार अच्छे प्रकार से पढ़ लिया और मोटा मोटी हमको समझ में आ गया कि ये गद्यांश किससे संबंधित है और गद्यांश में क्या क्या बताया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, परिवार समाज की कौन सी इकाई है। तो अभी पहला लाइन में ही इसका आंसर हमको मिला था। परिवार समाज की कौन सी इकाई है, तो पहली इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर परिवार समाज की पहली इकाई है। तो यहाँ पर आपको पहला लाइन में ही इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर टिक कर देंगे। ऐसा ही गद्यांश देगा, सेम गद्यांश नहीं देगा, गद्यांश चेंज करके देगा, लेकिन जैसे ही आप लोग पढ़िएगा तुरंत आपको आंसर मिलता जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है। तो अभी तुरंत दूसरा या फिर तीसरा लाइन में ही इसका आंसर हमें मिला था गद्यांश, अभी जब हमने पढ़ा था। तो राइट आंसर का जगह हमारे पास राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि दिशा एवं दशा। यहाँ आप लोग गद्यांश में देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। तो यहीं पर आंसर हमको मिल गया था। तो वही दिशा एवं दशा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है,
विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो इसका आंसर भी गद्यांश में सीधा सीधी दिया गया था। तो कौन सा रूप है? तो छोटा रूप, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आप लोग गद्यांश में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा सा रूप है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा ही गद्यांश आपको मिलेगा, बहुत ही आसान रहता है। एक बार गद्यांश को पढ़िए, सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी जल्दी मिलता चला जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, बच्चे बच्चियाँ अलग अलग कहाँ से आते हैं? तो अलग अलग परिवेश से आते हैं, इसको अभी तुरंत हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी को कर देंगे टिक। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित पद्यांश को, ऊपर गद्यांश था और यहाँ पर पद्यांश है, को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इस गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न 5 से लेकर के 8 तक का हमको आंसर करना है। तो पढ़ते हैं इसको। देखिए, साधना की राह पर चलना है कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विधन, हर मोड़ हर कदम पर है इम्तिहा, चप्पे चप्पे पर खड़े रह जन यहाँ, आंख झपकी तो लूटा जीवन का धन, रास्ते में आग है तूफान की, आगे देखिएगा, जल गया वह जिसने न पहचान की, चलने वाले देखना अपना चलन। तो ये हमने पद्यांश को पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर वाला, किस राह पर चलना कठिन है? तो किस राह पर चलना कठिन है, अभी पहला लाइन में ही आपको इसका आंसर मिला था, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साधना की राह पर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, साधना की राह पर चलना है कठिन, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया, तो ऐसे ही आपको आंसर मिलता चला जाएगा। इसके बाद देखिए छठा नंबर वाला क्वेश्चन, लाखों विधन किसे रोकेंगे? तो इसका भी आंसर अभी तुरंत हमको मिला था, लाखों विधन किसे रोकेंगे? तो साधक को। किसे? साधक को। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर दिया गया, देखिए, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विधन, यानी कि साधक को क्या रोकेंगे? लाखों विधन रोकेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही? बी। इसके बाद 7वां प्रश्न, आंखें झपकने से क्या लूट जाएगा? तो आंखें झपकने से क्या लूट जाएगा? अभी तुरंत मैंने पढ़ा था, जीवन का धन लूट जाएगा। क्या? जीवन का धन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऊपर पद्यांश में दिया भी गया है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, आंखें झपकी तो लूटा जीवन का धन। तो बहुत ही मतलब आसान गद्यांश और पद्यांश आता है, यहाँ पर आपको भर भर के नंबर मिलेगा, यहाँ से नंबर कटने का कोई चांस रहता नहीं है। इसके बाद 8वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अपना चलन किसे देखना है? तो चलने वाले को ही देखना है, तो चलने वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद अब आते हैं 9 नंबर वाला प्रश्न पर। ये आपका यहाँ पर आ गया व्याकरण वाले पोर्शन से। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम जो है ना, आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन मैच होते हैं और सीधा पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर आपका विषय प्रधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद 10वां नंबर वाला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? तो रचनात्मकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि इनमें से किसके द्वारा? तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जाएगा प्रशिक्षण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा, यानी कि दोनों आ जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद 11 नंबर वाला प्रश्न, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है या फिर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा संपादकीय पृष्ठ में। संपादकीय पृष्ठ को ही समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है या फिर उसमें आत्मा होती है। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर वाला, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद 13 नंबर वाला, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? विज्ञापन आपने देखा होगा, जो प्रचार होता है उसको, तो इसमें व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग होता है। व्यवहारिक हिंदी का मतलब जिसको बच्चे भी समझ सकते हैं, बूढ़े भी समझ सकते हैं, मतलब कि एकदम सरल हिंदी होता है। इसके बाद 14 नंबर वाला प्रश्न, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, यानी कि एक्टिव रहता है, ये पूछ रहा है। तो ये है आपका जिज्ञासा। क्या? जिज्ञासा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन सबसे आसान है और ये इसका आंसर कोई भी कर सकता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर में हिंदी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। कंप्यूटर में अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स है सभी आपको इंग्लिश में मिलेंगे, कंप्यूटर का पूरा लैंग्वेज इंग्लिश में मिलेगा, पूरा कंप्यूटर ही आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंग्रेजी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। और ये जो पद्यांश है ये हमारे बुक का पद्यांश है, मतलब हमारे किताब का पद्यांश है, और ऊपर जो दिया गया था वो ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं,
अपठित पद्यांश ऊपर दिया गया था और यहाँ पर ये हमारा पठित है, मतलब कि ये हमारा बुक का है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं और फिर आंसर करते हैं। तो देखिए, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। आगे देखिए, यहाँ पर देखते हैं, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अस्तब्ध श्रृंगार मुखर, तू खुली एक अछवास संग। आगे है यहाँ पर देखिए, विश्वास स्वतब्ध बध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कापा अथरो थर थर थर। आगे देखिए, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। आगे देखिए, हाँ तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया पद्यांश। अब क्वेश्चन करते हैं 16 से लेकर 19 तक। तो पहला, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। देखिए ऊपर जो भी पंक्ति दिया गया है ये पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, मतलब कि लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पंक्ति लिया कौन से कविता से गया है। तो यह है आपका सरोज स्मृति। क्या? सरोज स्मृति से लिया गया है ऊपर जो भी पंक्ति था। अब बात करते हैं कि सरोज स्मृति के लेखक कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है। तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन की आपसे पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियां गीत की किस विधा में आती है। मतलब कि जो पंक्ति मैंने पढ़ा वो किस तरह का गीत था, क्या शोक गीत था या फिर रौद्र गीत था या फिर हास्य व्यंग था या फिर स्मरण गीत था, क्या किसी को स्मरण किया जा रहा है या फिर शोक में गाया जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शोक गीत था। ठीक है, शोक गीत था, अपनी बेटी की याद में यहाँ पर लेखक इस शोक गीत को गाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद 18 नंबर वाला, इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है। ऊपर जो भी पंक्ति है उसमें किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सरोज की। सरोज जो कि कवि की पुत्री होती है। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, किसके स्वप्न थक से गए थे। तो किसके स्वप्न थक से गए थे, तो देवसेना के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ये बुक का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला, निराला किस वाद के कवि हैं। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है किस वाद के कवि ये बताना है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, किस वाद के कवि हैं। सही आंसर क्या जाएगा, छायावाद के कवि हैं। कौन से, छायावाद के कवि हैं। इसके बाद 21 नंबर बोला, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए मतलब किसी कवि का मतलब जन्म वगैरह भी पूछ लेता है, तो एक आध आप लोग ये देख लीजिएगा। विष्णु खरे का जन्म यहाँ पर पूछा है, तो विष्णु खरे जी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो सन 1940 में। कब, 1940 में, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 22 नंबर वाला प्रश्न, श्री रामचरित मानस किन की रचना है। तो श्री रामचरित मानस किन की रचना है। सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा तुलसीदास की। किसकी, तुलसीदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला प्रश्न, घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं। तो घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सुजान को। किसको लिखते हैं, सुजान को, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 24 नंबर वाला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या है। लता प्रतान शब्द, प्रतान का मतलब होता है फैलाव, तो लता तो लता ही रहेगा और प्रतान मतलब फैलाव, यानी कि लता का फैलाव, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 24 का सही। इसके बाद 25 नंबर वाला प्रश्न, समवदीय का क्या नाम है। तो इस कहानी में, ठीक है, इस कहानी में समवदीय कौन होता है। तो समवदीय का नाम होता है हरगोविंद। क्या नाम होता है, हरगोविंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, ये सूरदास की झोपड़ी का सूरदास की जो झोपड़ी है ये वाला कहानी है, और उसमें जो संवादीय होता है जो कि संवाद सुनाता है उसका नाम होता है हरगोविंद। इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला, फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे। तो किस विचारधारा के लेखक थे ये आपको बताना है। सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा प्रगतिशील, प्रगतिशील विचारधारा के ये लेखक थे। इसके बाद 27 नंबर वाला प्रश्न, आरोह पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया। तो जो आरोह आपका पाठ है इसमें कौन से, माफ कीजिए, आरोहण जो आपका पाठ है, आरोहण में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है। तो इसमें सुपनी नदी का जिक्र किया गया है। किसका, सुपनी नदी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद 28 नंबर वाला प्रश्न, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है। जो सूरदास की झोपड़ी है ये आपका कविता है, तो ये किस उपन्यास से लिया गया है ये आपको बताना है, उपन्यास का नाम बताना है। तो ये आपका रंगभूमि उपन्यास था। कौन सा, रंगभूमि उपन्यास। इसके बाद देखिए 29 नंबर वाला प्रश्न, मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। देखिए सत्याग्रह बहुत तरह का होता है, तो एक मौन सत्याग्रह, मौन सत्याग्रह का मतलब क्या है। तो मौन से आपको समझ में आ रहा होगा, मौन का मतलब होता है चुप रहना, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा यहाँ पर देखिए छुपा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, बिना कुछ कहे आंदोलन करना। मतलब कि यहाँ पर कोई भी मारपीट नहीं होगा, कोई भी हंगामा नहीं होगा, शांति से आंदोलन होगा, उसको बोलते हैं मौन सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए
30 नंबर वाला प्रश्न क्या है, बिस्कोर की माटी के लेखक कौन है। तो जो आपका ये मतलब कविता है बिस्कोर की माटी, तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको एक एक करके करा दिया। तो हमने 30 क्वेश्चन को एक एक करके देख लिया। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला वीडियो सब्जेक्टिव का बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।